अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में बीजेपी के लिए ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। नई दिल्ली में सीएम धामी ने बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और जनता से वोट की अपील की। वहीं चांदनी चौक से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल के लिए भी सीएम धामी ने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि दिल्ली में फिर एक बार सभी 7 सीटों पर भाजपा जीत दर्ज करेगी। साथ ही अरविंद केजरीवाल पर भी सीएम धामी ने निशाना साधा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। धामी साहब, दिल्ली में चुनाव प्रचार आप कर रहे हैं, किस प्रकार की बयार नजर आ रही है दिल्ली में? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की बयार है, पूरी लहर है और हर वर्ग आगे आ रहा है। महिला वर्ग हो या पुरुष वर्ग हो या हमारे नौजवान हो, सबके साथ बड़े जोर शोर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सड़कों पर है। मैं सभाओं में जा रहा हूं, वहां भी पूरा जोश है और लोग देख रहे हैं कि मोदी जी ने 10 सालों तक बिना रुके, बिना थके, बिना विश्राम किए देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मान के काम किया है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जहां मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो कहते हैं मेरा और मेरे परिवार का विकास है। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, लोग कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार करेंगे। ये लोग, मोदी जी कहते हैं देश में तुष्टीकरण नहीं होगा, ये लोग कहते हैं तुष्टीकरण होगा। है, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी संकल्प लेती है कि देश में समान नागरिक संहिता, सबके लिए एक समान कानून होगा। ये कहते हैं कि पर्सनल लॉ लागू करेंगे, शरिया कानून लागू करेंगे। धामी जी, बड़ा तबका है उत्तराखंड के प्रवासियों का दिल्ली में, वो बीजेपी के पक्ष में वोट करें, उसके लिए क्या रणनीति है? बीजेपी को सभी वर्ग के लोग वोट कर रहे हैं, उत्तराखंड के लोग भी और पूर्वांचल के लोग भी, हर वर्ग के लोग। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो राज्यसभा सांसद है स्वाति मालीवाल, उनके साथ जिस प्रकार का रवैया हुआ, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने पीए के पक्ष में धरना दे रहे हैं, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, ये ऐसे ही हुआ, एक नौटंकी कर रहे हैं और अपराधी को बचाना, अपराधियों का संरक्षण करना, ये कहीं न कहीं अपराध में वो भी स्वयं भी सम्मिलित है। और इससे ज्यादा खराब क्या हो सकता है कि एक पार्टी, उन्हीं की पार्टी के सांसद के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है और उनकी पार्टी ने कोई बयान तक जारी नहीं किया, पूरे इंडी गठबंधन ने किया, पूरे गठबंधन का और आप पार्टी का जो महिला विरोधी चेहरा है वो उजागर हो गया। इस घटना के बाद दिल्ली की महिलाएं बीजेपी को वोट देंगी? बिल्कुल नहीं देंगी, पूरे देश की महिलाएं इनका जो है बहिष्कार करेंगी। कैमरा पर्सन रमेश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18। हरिद्वार से बड़ी खबर मिल रही है, जहां 4 धाम यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन जारी किए गए हैं। 5 दिनों से होटल्स, धर्मशालाओं में रुके 1700 यात्रियों को रजिस्ट्रेशन देकर यात्रा की अनुमति दी गई है। सीएम धामी के निर्देश पर यात्रा की अनुमति दी गई है। आपको बता दें कि 15 मई से हरिद्वार में यात्रियों का रजिस्ट्रेशन बंद था, जिसे अब एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। केदारनाथ धाम में अभी तक 2.5 लाख से ज्यादा भक्त केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं और केदारनाथ को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लोगों की देखी जा रही हैं। भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं लोग और आज बद्रीनाथ धाम में 28,000 तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए, तो आज भी धाम में भक्तों का हुजूम रहा। बद्रीनाथ धाम पहुंचे तीर्थ यात्रियों का कहना है कि भगवान बद्री विशाल के दर्शन बड़े ही आराम से हो रहे हैं, कोई भी परेशानी उन्हें नहीं हो रही है। चारधाम यात्रा के मैनेजमेंट के लिए एक अलग से रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किया गया है और सीएम धामी ने अफसरों को इसकी रूपरेखा तैयार करने के निर्देश भी दे दिए हैं। ये अथॉरिटी चारधाम समेत प्रदेश की दूसरी यात्रा का भी मैनेजमेंट संभालेगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में इस बार चारधाम यात्रा में जिस तरह से श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है, उसे मैनेज करने में सरकारी मशीनरी के पसीने छूट रहे हैं। पेयजल, स्वास्थ्य, पुलिस विभाग ने पूरी ताकत झोंक दी है। यात्रा रूट से लगे जिलों में पूरा प्रशासनिक अमला यात्रा के मैनेजमेंट में लगा हुआ है। इसे देखते हुए एक डेडिकेटेड अथॉरिटी की जरूरत महसूस होने लगी थी, जिसका काम सिर्फ इन यात्राओं के मैनेजमेंट का हो। इसे देखते हुए शनिवार को खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दिशा में पहल करते हुए
चीफ सेक्रेटरी को एक रेगुलेटरी अथॉरिटी की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश जारी किए। उनमें एक सुझाव ये भी आया हुआ है और सरकार के मुखिया ने कल मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि इस प्रकार के जो भी सुझाव उन पर हम विचार करेंगे तो स्वागत योग्य विषय रहते हैं, क्योंकि पूर्व में अनेकों बार चार धाम का कोई तंत्र विकसित नहीं है। बद्री केदार मंदिर समिति है, गंगोत्री यमुनोत्री की अलग से व्यवस्थाएं रहती हैं, लेकिन यात्रा को सुव्यवस्थित करने के लिए प्राधिकरण की आवश्यकता ऐसी महसूस हो रही है। पिछले 9 दिनों में चार धाम यात्रा पर 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। अकेले केदारनाथ में 2.5 लाख श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। रुद्रप्रयाग से विधायक भरत चौधरी का कहना है कि ऐसे में एक डेडिकेटेड अथॉरिटी होना जरूरी है। उन्होंने मुख्यमंत्री की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि जितनी जल्दी हो सके अथॉरिटी का गठन कर दिया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सही समय पे इस बात को समझा है कि यात्रा को रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी की आवश्यकता है और जितनी जल्दी वो बन जाए मैं समझता हूं वो प्रदेश के भी हित में होगी और जो दर्शनार्थी पूरे देश और दुनिया से आ रहे हैं उनके भी हित में होगी। ये अथॉरिटी सिर्फ चार धाम यात्रा के मैनेजमेंट का ही काम नहीं करेगी, बल्कि प्रदेश में होने वाली कांवड़ यात्रा, पूर्णागिरि यात्रा, नंदा राज जात यात्रा और भविष्य में मानस खंड जैसी यात्राओं का भी जिम्मा संभालेगी, ताकि आस्था के साथ साथ पर्यटन और प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ इन यात्राओं को व्यवस्थित और सुरक्षित ढंग से संचालित किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। डीजीपी अभिनव कुमार रविवार को केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए, जिसके बाद में उन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से श्रद्धालुओं से अच्छा व्यवहार करने को भी कहा। केदारनाथ धाम में 50 मीटर की दूरी पर वीडियोग्राफी और सोशल मीडिया रील्स बनाने वालों पर सख्ती करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि मंदिर दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो। थोड़ा सा पीछे से ले लो सर। हट जाओ। उनकी सारी टीम जिस तरह से तालमेल के साथ काम कर रही है, मेरे ख्याल से ये बहुत एक अच्छा उदाहरण है कि किस तरह से सरकार के सभी अंग मिलकर जब काम करते हैं तो एक अच्छे बड़े कार्य को अंजाम देते हैं। और आने वाले दिनों में भीड़ के दबाव को देखते हुए हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ पर जो पुलिस व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ किया जाए। आने वाले समय में केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं को ठहरने की परेशानी नहीं होगी। धाम में कई खास भवन तैयार किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तस्वीरों में आप जिन भवनों को देख रहे हैं, ये बाबा केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत तैयार किए जा रहे हैं। इनकी खास बात यह है कि इन भवनों को पारंपरिक नक्काशी और पहाड़ी शैली में तैयार किया जा रहा है, जिसमें लकड़ी का इंटीरियर और भवनों की छत भी स्लोपदार बन रही है। जिससे कि भवनों के ऊपर बर्फ न टिक पाए और भवन के अंदर गर्माहट रहे। 3 मंजिला एक भवन के अंदर करीब 50 लोग रह सकते हैं। अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, लग रहा है मतलब 1 साल तक तो सारा तैयार हो जाएगा तो और सुंदर लगेगा और बहुत अच्छा सुंदर बनेगा। आपदा में समय लगा है, आपदा ने काफी कुछ खराब किया है, तो अच्छा होने में समय तो देना पड़ेगा। तो मोदी जी काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। दरअसल साल 2013 की आपदा के दौरान बाबा केदारनाथ धाम में बड़ी तबाही हुई थी, जिसके बाद धाम में यात्रियों को ठहरने के लिए काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा था। लेकिन धाम में चल रहे मास्टर प्लान के तहत अब 43 तीर्थ पुरोहितों के भवन निर्माणाधीन हैं, जिनमें से कई भवन तैयार हो गए हैं, जो कुछ दिन बाद तीर्थ पुरोहितों को हैंडओवर कर दिए जाएंगे। लगभग हमारे 43 अनुबंध के सापेक्ष मंदाकिनी एज को जितने भी हमारी दुकानों की स्पेस है या फिर उनके ऊपर मकान है या कमरे हैं, उनको हमने आवंटन कर दिया है और हम बस उसको फाइनल टच दे रहे हैं, जिससे कि हम 15-20 दिन में उसको हम संचालित करा सकें। साथ ही साथ में इनके भू अधिकारियों की भी बात बार हो रही थी, उसको भी हमने विगत वर्ष प्रारंभ किया था और शायद एक आध हफ्ते में हम उनको वो भूमि आवंटन भी कर देंगे। लगभग ये 250 लोग रहेंगे जिनको हम ये भूमि आवंटन कर रहे हैं।
इन भवनों को भव्य रूप दिया जा रहा है, जिससे इन भवनों में ठहरने वाले यात्री पहाड़ की कला और शैली से रूबरू हों। साथ ही इनमें ठहरने के लिए हर प्रकार की सुविधा भी दी जाएगी, जिससे आने वाले समय में यात्रियों को उचित व्यवस्था मिल पाए और धाम में ठहरने की दिक्कत भी दूर हो सके। केदारनाथ धाम से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। अल्मोड़ा जिला के रानीखेत से बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल का पिछले 2 सालों के कार्यकाल में विवादों से गहरा नाता रहा है और बेताल घाट के महिला ने विधायक पर डरा धमकाकर जमीन कब्जाने के आरोप भी लगाए हैं। तो रविवार को विधायक ने अपनी सफाई दी और कहा कि रानीखेत के विकास से मेरे विरोधी परेशान हैं और मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे जो राजनीतिक विरोधी हैं उनको जो रानीखेत का अभूतपूर्व विकास हुआ, ऐतिहासिक विकास हुआ, वो उनको पसंद नहीं रहा है और उनको लगता है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय मोदी जी के कार्य और हमारे धामी जी के कार्यों ने पूरे क्षेत्र की जनता का दिल जीता है और रानीखेत की जनता आज भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों से बहुत प्रसन्न है, उससे घबरा करके ये बेसिर पैर और बेहुदे आरोप लगा करके हमारी छवि को खराब करना चाहते हैं। चमोली के कर्णप्रयाग क्षेत्र में लगातार गुलदार की दस्तक दिखाई दे रही है। वहीं सड़क पर एक गुलदार घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं गुलदार अब मवेशियों पर भी हमला कर रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि गुलदार एक मवेशी को अपने कब्जे में लिए हुए है, जिसका वीडियो गाड़ी में बैठे एक शख्स ने बनाया। चमोली में आज शाम अचानक मौसम बदल गया, लेकिन यहां हल्की सी बारिश से ही सड़कों पर पानी बहता नजर आया। हालांकि थराली में इतनी तेज बारिश हुई कि पूरा बरसाती नाला सड़क पर बहने लगा और इसके ऊपर से गाड़ी गुजरती रही। दून घाटी के विकास में बाधक बन रहे 1989 के दून घाटी नोटिफिकेशन में राज्य सरकार के आग्रह पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय जल्द ही संशोधन कर सकता है। तो कांग्रेस ऐसे किसी भी संशोधन का विरोध करते हुए इसे पर्यावरण के लिए घातक बता रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दून घाटी कभी अपनी शानदार आबो हवा के लिए जानी जाती थी। यही कारण है कि दून घाटी में चूना खदानों के अंधाधुंध दोहन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1989 में इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित करते हुए यहां प्रदूषणकारी औद्योगिक गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगा दी। चूना खदानें उसके बाद पूरी तरह बंद हो गयी, लेकिन दून घाटी में 1989 का नोटिफिकेशन आज भी लागू है, जिसके चलते दून घाटी के विकास की कई परियोजनाएं ठप पड़ी हैं। राज्य सरकार ने कई सुझाव भेजकर बीते साल केंद्र में इसे संशोधन की मांग की थी। केंद्र ने इसे स्वीकार करते हुए इसमें संशोधन के लिए लोगों से सुझाव भी लिए हैं, जिस पर कांग्रेस आपत्ति जता रही है। कि 1989 जो दून वैली एक्ट है, आप लोगों को पता है, जो देहरादून को बचाने वाला है, उसको खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा। पत्र में ये लिखा कि यहाँ पे स्लॉटर हाउस लगने चाहिए, यहाँ पे क्रेशर लगना चाहिए और मतलब सीधे सीधे देहरादून घाटी का नाश करने की व्यवस्था इन्होंने बनाई है। वहीं इस मामले में बीजेपी के विधायक खजान दास का कहना है कि दून घाटी में कोई प्रदूषणकारी उद्योग न लगे। इसके लिए देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण के तहत इस पूरे क्षेत्र को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के साथ विकास भी जरूरी है। कहूँगा कि दून वैली विकास प्राधिकरण पहले से था, किंतु पूरा तरह से एकीकरण हुआ है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण पूरी जिम्मेदारी के तहत अपना काम कर रहा है और जैसे साड़ा भी अब इसमें ही सम्मिलित हो गया है कुल मिलाकर के, तो इस समय कोई भी दिक्कत ऐसी आने वाली नहीं है जो किसी भी कार्य को प्रभावित करे या पर्यावरण को प्रभावित करे। बहरहाल दून घाटी नोटिफिकेशन का मुद्दा एक बार फिर गर्म हो गया है। राज्य सरकार जहां विकास की दुहाई दे रही है, वहीं विपक्ष इसे पर्यावरण के लिए घातक कदम बताकर इसका विरोध कर रहा है। सूत्रों की माने तो दून घाटी नोटिफिकेशन पर जल्द ही कोई बड़ा फैसला आ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।